बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर हिंड और आप देख रहे हैं एसटी टीवी। एकदम रुपी डॉलर पैरिटी रुपी के अगेंस्ट होती होती पिछले एक दो दिनों में लगता है जैसे कुछ ठहराव आना शुरू हुआ है और कुछ ना कुछ दोबारा से रेस्टोरेशन की तरफ चीज़ें चल पड़ी हैं। इसमें कुछ स्टेट बैंक ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये क्यों हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, और क्या ये रिफॉर्म्स जो हैं वो इस पूरे अमल को कंसोलिडेट कर सकेंगी और प्रूडेंट हैं, इस पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं ये पिछले दो चार दिन में जो रुपए के साथ हुआ है। जी, ताहिर साहब बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल है अगर आप थोड़ा-सा पिछले साल, डेढ़ साल से या 2 साल से कम इसको देखें तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड आपको नज़र आएगा साफ। कि होता ये है कि रुपया महीना 2 महीना स्टेबल रहता है। फिर उसके बाद वो ओपन मार्केट में यकदम जो है वो रुपए का जो रेट है वो गिरना शुरू हो जाता है, डॉलर का रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर 2 से 3 हफ्ते गुज़रते हैं कि यकदम जिसको हम कहते हैं ना मार्केट क्रैश कर गई। इवन ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि मार्केट क्रैश कर गई, ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। और रुपया तेज़ी से गेन करता है और डॉलर 1 दिन में या 2 दिन में 15 से 20 रुपए, 25 रुपए जो है वो नीचे आ जाता है। ये एक ट्रेंड है हमारा जो 1 साल का अगर या 2 साल का आपको नज़र आता है। इसमें अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि हमारी जो करेंसी है वो बड़ी वोलेटाइल हो गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी करेंसी के लिए जितना ज़रूरी है कि उसका एक्सचेंज रेट फेयर हो या मार्केट ड्रिवन हो, उतना ही ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर ये जो स्पाइक्स हैं अप एंड डाउन के ये ना हो, जब बहुत छोटी हो। बहुत छोटे हों और रेगुलर जो है वो हो उसमें। अब सवाल ये था कि ये आ कहाँ से रही थी एक्चुअली? तो अगर आप देखें तो ओपन मार्केट के अंदर ये स्पाइक्स जो हैं वो क्रिएट हो रही थी। अगर आप रिसेंटली कल या परसों का देखें, बड़ा सवाल आ रहा है कि ये क्या हुआ? क्योंकि जब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रुपया और गिरेगा और वो यकदम आपको पता है कि 20-25 रुपए में गेन कर लिया था उसको, 15 से 20 रुपए। इसकी 3-4 बड़ी बुनियादी वजूहात और एक बड़ी ही फंडामेंटल है कि चूँकि हमारी मार्केट बड़ी छोटी है, जो ओपन मार्केट है, चंद बड़े बायर्स जो हैं, जो स्पेकुलेटिव बायर्स हैं, वो मिलके इस मार्केट के अंदर जो रेट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जो ब्लैक मार्केट है वो छोटी-सी भी अगर हो जाए तो वो इतनी डोमिनेंट हो जाती है हमारी ओपन मार्केट के ऊपर कि वो उसको डोमिनेट करती है और अपनी मर्ज़ी का जो रेट है वो ड्राइव करती है। तो जनरली होता क्या है कि जब आपको इंटरबैंक में चूँकि आपको नहीं मिल रहे होते, आपकी इम्पोर्ट कंट्रोल्स होते हैं, एलसीज़ नहीं खुल रही होती हैं, बाकी चीज़ों के लिए तो आपको ओपन मार्केट में जाना पड़ता है। और ख़ासकर जो आपकी मनी चेंजर्स कंपनीज़ हैं जिसको हम कैटेगरी बी कंपनीज़ जो है वो उनको कहते हैं। जब वहाँ पे आप जाते हैं तो डॉलर जो है वो आपको ज़्यादा महँगा मिलता है और चूँकि डॉलर थोड़े होते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा भी होते हैं और बड़े बायर्स भी होते हैं और ख़ासकर अगर आप स्पेकुलेटिव बाइंग के लिए खरीद रहे हैं तो आप बहुत बड़ी अमाउंट्स डॉलर्स की जो है वो खरीद रहे होते हैं। डिमांड आ जाती हाँ, और चूँकि आपको पता होता है कि रुपया अगले दिन फिर गिरना है, 2-4 दिन के बाद फिर डेप्रिशिएट होना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खरीदते हैं और रुपया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गिरता चला जाता है। इस टाइम में या इस दौरान एक पीक आती है, जैसे फ़र्ज़ किया मैं अगर स्पेकुलेटिव बायर हूँ, तो मेरे ज़हन में एक नंबर होता है जिसको कभी केन्स जो है वो एनिमल स्पिरिट कहा करता था, कि मेरे ज़हन में एक नंबर होता है कि यार इस वक़्त जो रुपए की फेयर वैल्यू है वो 310 है और ओपन मार्केट में इस वक़्त चली गई है 335। तो बड़ा कम चांस है कि इसके ऊपर जो है ये रुपया जाएगा। तो एक तो ये फैक्टर वो हमारे ज़हन में एक कैलकुलेशन होती है जो बायर होता है, स्पेकुलेटिव बायर होता है। एट द सेम टाइम उन पे फिर ये भी प्रेशर आता है कि जब मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है, पीक चली जाती है तो इकोनॉमी में भी एक पैनिक आ जाता है। गवर्नमेंट में और उसके जो मुतल्लिका इदारे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बाकी हैं, वो भी बहुत तेज़ी से फिर अग्रेसिवली देखते हैं कि यार ये बहुत आगे निकल गया रुपया, वी नीड टू करेक्ट इट। जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो वो जो स्पेकुलेटिव बायर होता है या जो कार्टेल होता है, जो बड़ी बाइंग की होती है जिन्होंने, उनको फिर फ़ियर होता है कि इससे पहले कि क्रैकडाउन की वजह से रुपया नीचे आ जाए या कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए या बाहर से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाए या कोई रेगुलेटरी न्यूज़ आ जाए, तो लेट्स सेल व्हाटएवर वी हैव बॉट, स्टॉक क्लीयरेंस। तो वो तमाम डॉलर्स जो उन्होंने खरीदे होते हैं, वो सारे के सारे मिलके स्टॉक क्लीयरेंस के लिए मार्केट में चले जाते हैं। अब होता है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है डॉलर्स की और बायर्स कम होते हैं क्योंकि वही तो एक्चुअली मेन बायर्स थे जो अब सप्लायर बन गए। तो एट द मोमेंट ऑफ टाइम
एक ख़ास दिन में हर्ड, जिसको हम कहते हैं ना हर्ड बिहेवियर, जब एक मार्केट में डालता है तो सारे होते हैं कि अब रुपया गिरने वाला है तो लेट्स सेल बिफोर इट फॉल्स। तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और रुपए की कीमत जो है वो एकदम जो है वो क्रैश कर जाती है, जिसको हम कहते हैं। ये जो रिसेंटली भी फिनोमेना कल भी हुआ है उसका भी, उसकी एग्ज़ैक्टली मेजर रीज़न यही थी, क्योंकि जो स्टेट बैंक की रिफ़ॉर्म्स हैं वो उसके बाद में आई। क्रैकडाउन अपनी जगह एक फैक्टर है, लेकिन मेजर ये था कि रुपया अपनी पीक को टच कर रहा था। 335 ₹26 का डिफरेंस था 5 या 6 सितंबर को इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस था उसके। और वो स्पेकुलेटिव बाइंग से चल रहा था, स्पेकुलेटिव प्रेशर से। अब वो 2-3 हफ्ते जब स्टे कर लिया उसने, तमाम वो लोग जिन्होंने डॉलर्स को होल्ड किया था, स्टॉक किया था, अब उनको पता था कि चांसेस ऑफ प्रॉफिट अब कम है इससे ऊपर जाने। लेकिन रिस्क ऑफ रुपी डेप्रिशिएटिंग या रुपी गेनिंग नाउ ज़्यादा है, 3-4 फैक्टर्स को मिला के जैसे मैंने कहा। तो देन देयर वाज़ अ फायर सेल, जिसको हम कहते हैं, और रुपए ने 15-20 रुपया गेन किया या डॉलर ने उसको लॉस किया। लॉस आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ ये फंडामेंटल्स पे जो इनिशियली फंडामेंटल पे ये नहीं था एब्सोल्युटली। और जो करेक्शन हुई वो फंडामेंटल्स पे हुई ना? नहीं, हाँ। करेक्शन फंडामेंटल्स पे नहीं, करेक्शन स्पेकुलेशन पे अगेन। अच्छा फिर भी क्योंकि मैं एज़ अ बायर हुँ, जब कहता हूँ कि यार रुपया 335 पे पहुँच गया है, अब इससे ऊपर नहीं, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। अब इसने कहीं नीचे ही आना है या गेन ही करना है, जिसको हम कहते हैं। तो इससे पहले कि मेरा नुकसान हो, मैं चाहूँगा कि जो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है, उस पे मैं बेच दूँ अपना डॉलर। और फिर जब वो सारे के सारे लोग ले आते हैं बेचने के लिए, तो सप्लायर होते हैं, बायर कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्रैश करता है। आपने आज से 3-4 माह पहले भी ये सुना होगा कि इस्लामाबाद में डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। हाँ, उसकी बिल्कुल ठीक है। बुनियादी वजह ये नहीं कि हमारी इकोनॉमी दुरुस्त हो गई है। हाँ, आज भी हमारी इकोनॉमी के मसाइल वहीं के वहीं हैं। वो जो स्पेकुलेटिव बाइंग हुई हुई हाँ, थी, वो फायर सेल हाँ, हुई है, उसकी बिज़नेस सेंस और नहीं थी बनती हुई उसकी यार, वजह एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। अच्छा ये बताएँ कि स्टेट बैंक ने कुछ रिफ़ॉर्म्स की हैं, ख़ास तौर पे ये जो मनी चेंजर और छोटी कंपनियाँ, उसकी क्या स्पिरिट है? देखिए, उसमें मेरा ख़्याल है ये एक बाय डायरेक्शन एक अच्छा कदम है। क्योंकि आपने बाय देख डायरेक्शन। हाँ, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है इस सेंस में, क्योंकि आप किसी भी मुल्क में जहाँ पे ओपन मार्केट बहुत छोटी हो, जो बहुत वल्नरेबल हो स्पेकुलेशन को, बहुत वल्नरेबल हो कार्टेल्स को, क्योंकि बड़ा छोटा साइज़ है, तो उसमें बड़ा आसान है मैनिपुलेट करना। उस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतना ही दुरुस्त और उतना ही सख्त, इफ़ेक्टिव करना पड़ता ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव जो है वो रखना होता है। तो लगता है कि हमारे यहाँ जो स्पेकुलेशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, उसको देखते हुए स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने अब 2 से 3 इकदाम लिए। गवर्नमेंट के पार्ट पे ये है कि जो स्मगलिंग है डॉलर्स की और जो होर्डिंग है डॉलर्स की, उसको रोका जाए। स्टेट बैंक में जो था एज़ ए कस्टोडियन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये था कि जो प्रेशर आ रहा, और मेरा ख्याल है इसकी एक बुनियादी रीज़न ये रही कि आईएमएफ की शर्त के बाद जो ओपन मार्केट है, जो बहुत छोटी मार्केट है, वो एक बहुत बड़ी मार्केट को ड्राइव करने लग गई, इंटरबैंक को। जहाँ 90-95% आपका ट्रेड है करेंसी का, 5% वाली मार्केट उसको गाइड कर रही थी, उसको फोर्स कर रही थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है फिर ये फैसला हुआ है कि अब हमें थोड़ा-सा ओपन मार्केट को रेगुलेट करना है, और उसमें जो स्टेट बैंक ने इकदामात लिए हैं, वो खासकर जो कंपनीज़ ऑफ कैटेगरी बी, जो सिर्फ मनी चेंजर्स होते हैं, जो एलसीज नहीं खोल सकती, जो एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकती फाइनेंस, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं, दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनीज, दे आर नॉट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट बैंक्स, जस्ट मनी चेंजर्स होते हैं। उनको थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए रिफॉर्म्स ली गई हैं कि या तो आप कैटेगरी ए में आए एक्सचेंज कंपनी में फुली, या फिर आपको अपने आप को है। मर्ज करें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। इसी तरह जो छोटे फ्रेंचाइजेज हैं कंपनीज के एक्सचेंज कंपनी कैटेगरी ए के, उनको कहा गया है कि या तो आप मर्ज करें अपनी मदर कंपनी में, और बुनियादी तौर पे जो लफ्ज़ है वो यही है कि इन सब को एक ही कंपनी में कंसोलिडेट किया जाएगा। मतलब टाइप ऑफ ए कंपनीज हैं वही होंगी, उसके अंदर इनको कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको रेगुलेट करना थोड़ा आसान है बनिस्बत मनी चेंजर्स के, क्योंकि वो जो कैटेगरी ए है वो इंटर बैंक में डॉलर सेल और वो सारा कर सकती हैं। मनी चेंजर्स जस्ट जो प्राइवेट नीड्स हैं उनको पूरा कर रहे होते थे। लेकिन इसमें मुझे लगता है 2 लफ़्ज़ जो हैं वो बड़े हैं, जिसको मुझे लगता है कि अभी शायद इसका इम्पैक्ट क्या होगा इस बिल का, वो शायद देखना के लिए 2 लफ्ज़ों की तारीफ़ हमें होगी कि स्टेट बैंक उसकी तारीफ़ कैसे करता है। एक तो ये है कि जो
कहा गया कि लेजिटिमेट डिमांड ऑफ डॉलर बायर्स। अब स्टेट बैंक उस लेजिटिमेट डिमांड को तो कैसे डिफाइन कैसे करेगा, डिफाइन करता कौन है? करेगा define? एग्जैक्टली कौन उसको डिफाइन करेगा वो। और दूसरा ये है कि विद वेरी क्लियर मैंडेट ऑफ कंपनीज, कि इनको कंसोलिडेट करेंगे विद क्लियर मैंडेट। ये दो चीजें जब तक सामने नहीं आती तो इसमें पॉजिटिव साइड भी है और रिस्क साइड भी है। मैंडेट तो चले खैर हो सकता है कि अगर वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस हैं कि ये हाँ, वो तो हो बट सकता स्टिल है। इट नीड्स टू बी क्लैरिटी। मैं नहीं, मैं ये कह लेकिन रहा वो हूँ कि तो उसमें जब होगा तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि मार्केट का साइज इस वक्त देखिए वॉल्यूम वो ये तो जाहिर है एज ए कस्टोडियन स्टेट बैंक ही डिफाइन करेगा उसके अंदर। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हमें आर्बिट्रेरी होगा हाँ, ना कि वो। हमें उसको डेफिनेशन को देखना होगा कि लेजिटिमेट डिमांड खासकर आप किसको कहते हैं, क्योंकि उसके दो रिस्क भी हैं और फायदे भी हैं। फायदा आपको ये जेन्युइन डॉलर चाहिए और वो एग्जैक्टली लेजिटिमेट नहीं करे, आप डॉलर ही नहीं मिल रहे, एग्जैक्टली मसलन जैसे बहुत सारी एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ऊबर फेर किए तमाम जो जरूर। चीजें हैं वो सिर्फ बैंक्स को दे देनी चाहिए। जैसे स्टेट बैंक ने कहा है कि बैंक आर नाउ लाइसेंस टू ओपन देयर कंपनीज। लेकिन ऐसे मुल्क में जहां नेटवर्क ही 80-90% अनबैंक्ड पॉपुलेशन है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा अगर आप इसको यकदम सारे का सारा सिर्फ बैंक्स पे डाल देते। आपको चाहिए होंगी एक्सचेंज कंपनीज, उनको कैसे बेटर रेगुलेट करते। लेकिन मेरा इससे बढ़ के एक असल में जो सवाल है, या कह लें कि क्लैरिटी जिस पे भी ज़रूरत है, वही इस रिफॉर्म की जो इम्पैक्ट है और उसको डिफाइन करेगा। ये हमारा पर्पस क्या है इस रिफॉर्म का? अगर तो पर्पस है स्पेकुलेटिव प्रेशर्स को रोकना, तो ये बिल्कुल एक सही कदम है और हमें इसको करने की जरूरत है। लेकिन अगर पर्पस ये है कि सिर्फ वन करेंसी मार्केट हो, सिर्फ इंटर बैंक हो, ताकि हम जिस तरह एलसीज को ना खोल के रुपए को वक्ती तौर पे मजबूत कर लें जब भी जरूरत पड़े या जब भी क्राइसिस आए, ये मेरे ख्याल में रिस्की होगा। तो हमें स्टेट बैंक को चाहिए कि वो वन करेंसी मार्केट पे ना जाए, रेगुलेट करे इन मार्केट्स को, ओपन मार्केट को, कैटेगरी बी को, कैटेगरी ए, दोनों को रेगुलेट करे। लेकिन हमारा पर्पस जो है वो स्पेकुलेटिव प्रेशर्स को रोकना हो ले, और जो है वो उसको वन करेंसी मार्केट की एक तरफ जाना एक ना। एक जस्ट आपके फायदा उठाते हुए आपसे एक मुझे सवाल आ रहा था कि ये जो फ्री मार्केट की बात करते हैं, लेज़र फेयर वाली बात जो करते हैं, ज़ाहिर है आईएमएफ का आप अगर देखें तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और मैंडेट उसके ऊपर बना होता है। तो ये चीज़ जो है, डू यू थिंक कि कहीं सींग न फंस जाए आईएमएफ के साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। देखिए स्टेट जो आईएमएफ है वो कभी भी आपको रेगुलेट करने से नहीं रोकता। आईएमएफ कभी भी ये नहीं कहता कि आप ओपन मार्केट को बिल्कुल होर्डिंग पे छोड़ लेकिन दें वॉल्यूम डिफाइन करने से या तो रोकता है ना। स्पेकुलेशंस पे छोड़ दें, या सारे का सारा आप जो है वो उन चीज़ों पे छोड़ दें। आप रेगुलेट स्टेट बैंक का काम है वो उसको कर सकता है उसके अंदर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस रेगुलेशन पे आईएमएफ को कोई इतराज़ होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो रिस्क है वॉल्यूम डिफाइन। वो ये है कि अगर आप वन करेंसी मार्केट पे जाते हैं जहां सिर्फ बैंक होगा, चाहे वो बैंक है या बैंक की कंपनी है, वो एक ही बात है। अगर आप सिर्फ उसको लेके आ रहे हैं और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं अगर ये है कि आपने वन करेंसी मार्केट पे जाना है ताकि आप उसको मैनेज कर सकें, वो रिस्की भी होगा और शायद वो डूएबल भी वैसे भी देखें, वर्टिकल मार्केट तो खत्म होगी ना, और जो या एक फ्लैंक बीच एक मंजिल और वर्टिकल जस्ट फॉर मार्केट क्लैरिटी, जैसे आपने कहा ना लेजर्स फेयर का, जब आईएमएफ कहता है तो उसका बुनियादी, और जिसको हम भी जाहिर स्टैंड करते हैं, मैं तो इस पे बहुत ज्यादा बात पिछले 8, 10, 15 साल से कर रहा हूँ कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट से ड्रिवन होना चाहिए और उसका बुनियादी मकसद। और हमने देख भी लिए। लेकिन उसका मतलब स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं होता। मैं ये करेक्शन है, उसका मतलब है कि आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है, आपका एक्सचेंज रेट उन पे डिटरमाइंड हो। अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो रुपए को गेन करना चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी गिर रही है, आपके ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं, तो रुपए को लूज करना चाहिए ताकि वो एज ए बफर एक्ट कर सके। जब होता यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एफडीआई आउटफ्लो हो रही है और फिर भी आपका रुपया मजबूत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप मसनूई तौर पर उसको कर कुछ रहे कर हैं रहे हैं। और उसका नुकसान सारे का सारा इकोनॉमी को जो है वो वही जो होता है। 22-23 या 30-32 बिलियन डॉलर जो इंडस्ट्री पे लगा के आपने डिमांड साइड को सप्लाई साइड में वो कन्वर्ट आपने कर डॉलर में सकते थे, जाया कर। वो आपने डॉलर स्टेबल तो कर रहे जस्ट टू समराइज कि जो कल की मार्केट या 2 दिन से मार्केट रुपए की गेन किया है, डॉलर गिरा है, वो फायर सेल की वजह से था। और साथ साथ ज़ाहिर है उसमें फियर था कि क्रैकडाउन होने से पहले, इन सारी चीज़ों से पहले हम फायर सेल कर दें। मीनिंग बाय लेकिन के आगे कुछ स्टेबिलिटी का जो पीरियड है वो हो सकता है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो आईएमएफ जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो कदम लिया है
ये डायरेक्शन राइट है, हमें हर चीज़ को स्पेकुलेशन पे नहीं छोड़ा जा सकता। जहाँ पे स्पेकुलेशन हो रही है, उस मार्केट को रेगुलेट करना ज़रूरी है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव वन करेंसी मार्केट नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ रुपए पे फ़ोकस रखें। हमें प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज करना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस। स्टेबिलिटी जब तक आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स दुरुस्त नहीं होंगे, वो नहीं है। आप जो भी स्टेबिलिटी लेके आएँगे थ्रू इंटरबैंक, वो 3 से 4 माह के लिए चलेगी, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान में 3 मार्केट्स हैं, इंटरबैंक, ओपन मार्केट और ग्रे या ब्लैक मार्केट। वो अपनी जगह जो है वो चलती है। नए रास्ते पे ढूँढ लेती है काम करने के। हाँ, ज़ाहिर है। तो हमें अगर स्टेबिलिटी लानी है करेंसी में, तो हमें फंडामेंटल्स पे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे और प्लस बेटर रेगुलेशन पे काम करने की ज़रूरत बहुत-बहुत शुक्रिया जी। तो बॉटम लाइन ये हुई कि जो इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनसे हमें डिग्रेस नहीं करना चाहिए। वक़्ती तौर पे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को देखते हुए दूररस्त उसके जो सॉल्यूशंस हैं, वो ढूँढना सेंट्रल बैंक का काम है और डायरेक्शन अगर ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के जो मीन्स हैं, जैसे एक लॉ के बाद रूल्स बनाए जाते हैं, तो लॉ बेशक ठीक भी हो, तो रूल्स अगर ठीक ना हो तो ये रूल्स भी जो हैं आगे इसके वो ठीक बनने चाहिए ताकि प्रॉपर्ली फिर रेगुलेट हो सके, जिसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।